नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर जो आप रेगुलर कमेंट करते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रेगुलर कमेंट करने वाले एक बहन है रुचिका आईपीएस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि हर क्राइम सीन को आप अच्छे से देखती हैं और उसको सुनती हैं और हमारी बात को आप अगर कोई माइनस पॉइंट लगता है तो वो भी आप रखते हैं। थैंक यू सो मच, आपका आभार। आप भी लगातार कमेंट्स कीजिएगा, आपकी कमेंट्स को भी हम यहाँ पर जगह देंगे। चलते हैं अब जोधपुर में। जोधपुर में बीते दिनों से हम लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर समाचार देखते आ रहे हैं। जोधपुर की बात आते ही सर्वप्रथम भंवरी कांड है वो सामने नज़र आता है। अब लोग इसको धीरे धीरे भंवरी कांड से जोड़कर देखने लगे हैं। अनीता मर्डर केस की मैं बात कर रहा हूँ। आज हम अलग अलग क्ल्यू पे बात करेंगे, आज हम अलग अलग डेफिनेशन में बात करेंगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि मीडिया में एक तैयब नाम सामने आया था, उसके बाद में एक अंसारी नाम सामने आया था। दोनों नाम अलग अलग तरह से लग रहे थे और इन दोनों को दो व्यक्ति समझा जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। तैयब और अंसारी दो नहीं बल्कि एक ही इंसान है और वो है तैयब अंसारी। वहाँ पर प्रशासन ने ये बात क्यों नहीं की कि तैयब अंसारी एक ही व्यक्ति है? क्या कहीं तैयब अंसारी को बचाने का प्रयास हो रहा है? क्या तैयब अंसारी के पीछे एक बड़ी ताकत है? लेकिन धीरे धीरे पुलिस प्रशासन उस तह तक पहुँची है। पुलिस प्रशासन ने एक बना हुआ जिसका नाम सामने आ रहा है मोती महल, वहाँ पर रेड मारी है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब मीडिया के कैमरे तैयब अंसारी की ओर जाते हैं तो तैयब अंसारी अपना चेहरा छुपा लेते हैं। बताया जा रहा है कि तैयब अंसारी को उस मोहल्ले में भगवान माना जाता है। बताया जा रहा है कि तैयब अंसारी को बहुत बड़ा नाम माना जा रहा है। वो ऐसे कि बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा लेवल का अधिकारी हो। जोधपुर की सरजमी पर अगर कोई आया है तो उसने तैयब अंसारी से दुआ सलाम ज़रूर की है। आखिर क्या वजह है तैयब अंसारी का इतना मेल मिलाप होना और इतने उच्च अधिकारियों का तैयब अंसारी के साथ जानकारी होना? ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और ये सीबीआई और प्रशासन है जो तय करेगा कि आखिर ये कड़ी कैसे खुलती जा रही है। एक सामान्य से होटल से क्या तैयब अंसारी इतना बड़ा महल बना सकता है? क्या एक सामान्य से होटल से इतने बड़े महल में एक रसूखदार ज़िंदगी को जिया जा सकता है? ये तो एक जांच का विषय है। न तो हम अभी तैयब अंसारी को अपराधी कह रहे हैं और ना ही हम तैयब अंसारी को अभी आरोपी कह रहे हैं। हम दोनों ही इस बात से डिनाई कर रहे हैं। जिस प्रकार से पुलिस तैयब अंसारी के घर में घुसी है, इसका सही मायना क्या है? हम देखते आ रहे हैं कि तैयब अंसारी का नाम सुनीता की उस वायरल ऑडियो से हो चुका था। जब सुनीता अनीता के हस्बैंड से बात करती है और कहती है कि अगर मैं 4-5 दिन तक मुझे अगर कुछ नहीं हुआ तो ये मान लेना कि अंसारी का हाथ इसमें नहीं है, लेकिन अगर 4-5 दिन बाद में अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं गायब हो जाऊं या मेरे साथ ऐसी अनहोनी कोई घटना घटे तो आप यूँ मान सकते हो कि तैयब अंसारी का इसमें कहीं ना कहीं नाम आ सकता है। और आप ये ध्यान रखना, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अगर तैयब अंसारी का नाम आता है मुझे कुछ होने पर तो ये मान सकते हो कि बहन के साथ भी उसी ने ही ऐसा किया है। यहाँ पर सुनीता की बात को डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ पर सुनीता की बात को हम डिटेन करेंगे और इस बात को समझेंगे कि वो आखिर ऐसी बात क्यों बोल रही है। जब परिवार है वो परिवार लगातार ये कह रहा है कि एक ऑडियो आया है जिस ऑडियो से बहुत बड़ा क्ल्यू मिल सकता है। वो ऑडियो वायरल होता है, वायरल होने के बाद में प्रशासन है वो अलग अलग तरीके से अपने काम में लग जाता है। 4 दिन तक मित्रों, 4 दिन तक तैयब अंसारी के घर किसी भी जांच का न पहुंचना क्या कहलाता है? 4 दिन तक उस ऑडियो का मार्केट में घूमना क्या कहलाता है? 4 दिन तक तैयब अंसारी को अपने सबूत मिटाए जा सकते हैं कि कितना भी बड़ा चाहे आरोपी हो, उसको चंद घंटे मिल जाएं तो वो सबूत मिटाने के काम करेगा। जब तैयब अंसारी का नाम पहले दिन ही सामने आ गया था तो फिर पुलिस प्रशासन ने ऐसा क्यों नहीं किया? ये तैयब अंसारी का नाम पहले दिन कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। अनीता के हस्बैंड जो
थाने में हैं, मौजूद हैं, वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गए हैं, वहीं सुनीता का फ़ोन आता है। वो फ़ोन पर ये कहते हैं कि मैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने में आया हूँ और कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, सब बातें हो रही है और मैं अभी सबको बोलूँगा, मैं अधिकारियों को बोलूँगा, अगर इसमें आपका भी नाम है तो आप भी नहीं बचोगे, चाहे इसमें 6 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो। मेरी पत्नी को जिसने मारा है, मैं उन सबको सलाखों के पीछे भिजवा के रहूँगा। ये बात बोल रहे हैं। इस पर सुनीता कहती है कि आप जहाँ चाहें मुझे इनक्वायरी के लिए बुला सकते हैं, मुझसे जो अपेक्षा चाहें, कुछ भी चाहें आप, मैं आपको वो जानकारी देने के लिए समर्थ हूँ और उस जगह आ सकती हूँ। जब ये कॉल चल रहा था, नोट करने योग्य ये बात है कि जब ये कॉल चल रहा था तब अनीता के हस्बैंड थाने में मौजूद थे। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वो ये कहते हैं कि मैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने में आया हुआ हूँ, मैं मेरी पत्नी की एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने में हूँ। इसका मतलब है कि वो एफआईआर नहीं हुई थी, यानी कि उनको थाने के अंदर आधे घंटे का और समय मिला है। इस आधे घंटे में जो कॉल पर बात हुई वो संभवतः ही सुनाई होगी अनीता के हस्बैंड ने, या अगर नहीं सुनाई तो किसी व्यक्ति को, पुलिस के जवान को बोला होगा कि इस तरीके का एक कॉल आ रहा है जिसमें अंसारी का नाम सामने आ रहा है और ऐसी बात हो रही है, क्योंकि वो पहले ही परेशान था और ये एक नया कॉल आना कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ा क्ल्यू था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि पुलिस प्रशासन ने थोड़ी बहुत तो ढिलाई यहाँ पर बरती है। अगर वो ढिलाई नहीं बरतते तो गुलामुद्दीन वहाँ से फ़रार नहीं होता और तैयब अंसारी के घर 4 दिन तक नहीं पहुँची है पुलिस। ये क्या मतलब, गुलामुद्दीन की पत्नी को डिटेन किया जाता है। गुलामुद्दीन की पत्नी पहले ही बता चुकी है, जब उनके घर पे जाया जाता है वो बता रही है कि ये काम है जो गुलामुद्दीन ने किया है, गुलामुद्दीन का इस घटना से वास्ता है, मेरा इस घटना से कोई वास्ता नहीं है। जब पुलिस प्रशासन को इतनी बड़ी बात का पता लग जाना, तब फिर वापस उसी पत्नी के चक्कर निकालना, ये क्या कहलाता है। उसको थाने में बुलाया जाता है, वापस उससे पूछताछ की जाती है, वही बातें सेम वो वापस बता रही है मीडिया के सामने। उसने यही बताया कि गुलामुद्दीन ने किया है, गुलामुद्दीन को पता है, मुझे और मेरी बेटी का कुछ पता नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी लापरवाही और कितनी बड़ी चूक थी। 4 दिन के बाद में तैयब अंसारी के घर पहुंचना पुलिस प्रशासन का अपने आप में सवाल तो खड़े करता है। जो परिवार लगा रहा है, आरोप लगा रहा है, आज जोधपुर पूरा बंद है, जोधपुर सड़कों पर है, वहाँ के लोगों की नींद और चैन हराम हो चुके हैं। ये क्या है, मतलब आखिर ये हो क्या रहा है? क्या जोधपुर में, अब मैंने पहले ही कहा था एक बार कि जोधपुर में हाई कोर्ट है, जोधपुर में इतना बड़ा विभाग होने के बाद में यहाँ से किसी मुजरिम का फ़रार हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। जोधपुर की जेल में बहुत सुपरस्टार रहे हुए हैं, सलमान खान से लेकर के आसाराम तक इस जेल में। ये एक ऐसा शहर है जिस शहर का नाम पूरी देश और दुनिया जानती है कि ये जोधपुर शहर है। जोधपुर शहर के अंदर ये हो चुका है। सलमान खान केस आपको पता है, अच्छे से पता है। जब सलमान खान केस यहाँ आ चुका है, आसाराम केस यहाँ आ चुका है, तो अपने आप में जोधपुर एक मिस्ट्री और एक हिस्ट्री का एक पार्ट है और इतिहास तो बहुत ही शानदार है जोधपुर का। लेकिन वहाँ से किसी मुजरिम का फ़रार हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह खड़ा करता है। चलिए हम आते हैं अब दूसरी बात पर। दूसरी बात यह है कि तैयब अंसारी और गुलामुद्दीन की पत्नी, जो एक ही नाम है और एक ही नाम से दोनों पत्नियों को पूछताछ की जा रही है। एक बेटी को उठाया गया है, उसको भी बोला जा रहा है कि आप पापा के बारे में क्या जानते हो, क्या नहीं जानते हो। परिवार वाले इधर पूरे एकदम रोष में हैं, परिवार वालों को न्याय की उम्मीद है। पहले हम साफ कर चुके हैं कि गुलामुद्दीन को पहले ये बताया गया था पुलिस प्रशासन की ओर से कि 2008 और 2009 में मामूली आपराधिक रिकॉर्ड है, जो चोरी के कुछ दस्तावेज़ हैं वो मिले हैं कि इस पर चोरी की एफआईआर हुई थी, लेकिन उसके बाद में वो मामला सलट जाता है। पुलिस प्रशासन की ओर से ये कहा जाता है कि गुलामुद्दीन है वो एक नॉर्मल सा चोर है और कुछ नहीं है, एक जुआरी है, एक सट्टारी है, उसके ऊपर पैसे का कर्ज है, इसलिए हो सकता है कि ये गहनों की लूटपाट या अन्य किसी इरादे से किया गया ये काम हो सकता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है और मीडिया चिल्ला कर पहले दिन से ये कह रहा है कि अनीता के उस दिन गहने नहीं पहने हुए थे। लेकिन यहाँ पर भी नोट करने वाली बात है, जब सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं कैमरा से कि अनीता सलवार सूट में उस दिन थी, अनीता के इतने जेवरात नहीं डाले हुए थे जितनी मारवाड़ की औरतें डालती है,
तो जाहिर सी बात है कि किसी महिला का अगर मर्डर किया जाता है अगर गहनों के लिए, तो उसके 6 टुकड़े नहीं किए जाते हैं, उसके बाद में 12 फीट गहरी कब्र नहीं खोदी जाती है। आखिर ये क्यों किया, आखिर ज़रूरत क्या थी? अब मीडिया ये भी कह रहा है कि हम वो फुटेज है जो नहीं बता सकते। जो गला है वो पूरी तरह से घोंटा गया था, चोट के निशान थे चेहरे पर, वो हम भी आपको नहीं बता सकते हैं। चेहरे के ऊपर चोट के निशान थे। अगर संभवतः ये बताया गया कि शरबत के अंदर कुछ मिलाया गया, पहले आप शुरुआती अगर घटना में देखेंगे तो पहले ये था कि शरबत में कुछ पिलाया गया, उसके बाद में अनीता बेहोश हुई है, उसके बाद में उनके गहने निकाले गए हैं और उसके बाद में उसको 6 हिस्सों में काट करके 12 फीट गहरे गड्ढे में डाल दिया गया है, दफन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर समझदार वाली और नोट करने वाली बात यह है कि अगर शरबत पिलाई होती और शरबत से वो बेहोश होती और उसके बाद में उसके 6 टुकड़े किए जाते, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए आप कि उसके चेहरे पर चोट के निशान कैसे आए? चोट के निशान आना मतलब हाथापाई कुछ हुई है, गुस्सा निकाला गया है। ये देखिए आप, किसी के चेहरे पर चोट के निशान तब आते हैं जब उसके साथ हाथापाई होती है, जब कोई व्यक्ति उसके साथ गुस्सैल व्यवहार करता है और अत्यधिक गुस्से में होता है, तब वो कहीं ना कहीं अपने आप को उसके ऊपर हावी कर देता है और पहले वो बड़ा गुस्सा निकालता है। गुस्सा निकालने के बाद में हो सकता है कि उसको शरबत पिलाई हो, उसके बाद में उसके 6 पार्ट है वो कर दिए हैं। जब अनीता टैक्सी से रवाना हो रही है तब उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था। अब पूरे लोग हैं वो यही कह रहे हैं, जोधपुर का नाम आते ही कि भांवरी कांड से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। बड़े बड़े अधिकारी हैं वो लपेटे में आ सकते हैं, बड़े बड़े नेता हैं वो लपेटे में आ सकते हैं। ऐसा तो कोई राज है जिस राज को छुपाने का लगातार प्रयत्न हो रहा है, लगातार प्रयास है जो जारी है। ऐसा कौन सा राज जो खोलेगा बहुत से लोगों के काम और काज, ये देखने वाली बात है। लेकिन बहरहाल यही है, गुलामुद्दीन की पुलिस 3 राज्यों में जांच पड़ताल कर रही है। पहला, राजस्थान के अलग अलग जिलों में पुलिस अलर्ट है, पुलिस छापेमारी कर रही है। जहां पुलिस को लग रहा है कि यहां पर गुलामुद्दीन हो सकता है, वहां पर पुलिस जा रही है, लेकिन सुराग अभी तक नहीं मिला है। दूसरा है गुजरात में अलग अलग जगह पुलिस के जवान घूम रहे हैं, सिविल वर्दी में घूम रहे हैं, पुलिस की वर्दी में घूम रहे हैं। छापेमारी लगातार की जा रही है, लगातार उसके कॉल को ट्रेस किया जा रहा है, लेकिन फ़ोन बंद, फ़ोन ऑफ। और फ़ोन ये ऑफ पहले ही हो गया था जब पुलिस ने इस मामले को हल्के में लिया था। और तीसरा है महाराष्ट्र, क्योंकि गुलामुद्दीन जिस बैग को खरीद करके जिस ट्रेन में गया था वो महाराष्ट्र की ओर जाती है, इसलिए ये अनुमान लगाया जा सकता है और उसकी पत्नी के माध्यम से कि महाराष्ट्र में इसके कोई जानकार हैं। तो महाराष्ट्र में भी पुलिस अलग अलग तरीके से खोजबीन कर रही है, जांच कर रही है। देखो कब गुलामुद्दीन हाथ आता है, और अगर गुलामुद्दीन को भी खतरा हो सकता है। अगर इसमें बड़े नाम हैं तो गुलामुद्दीन, मुझे नहीं लगता कि गुलामुद्दीन बच पाएगा। गुलामुद्दीन के पास वो राज है जो कई लोगों को लपेटे में ले सकता है, इसलिए गुलामुद्दीन की जान को भी खतरा। इसलिए पुलिस के लिए एक चैलेंज हो चुका है कि अगर गुलामुद्दीन मर गया, अगर गुलामुद्दीन को किसने मार दिया, तो वो सारे राज ओपन नहीं होंगे जो राज सिर्फ और सिर्फ गुलामुद्दीन के पास है। और एक तैयब अंसारी का नाम सामने आना ये अपने आप में बड़ी बात है। और तैयब अंसारी कोई मामूली आदमी नहीं, तैयब अंसारी एक सामान्य सा होटल चलाने वाला व्यक्ति इतना बड़ा महल कैसे खड़ा कर सकता है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जब सामने आएगा तब तैयब अंसारी का भी हो सकता है इसमें बड़ा हाथ हो सकता है। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, इसी अपडेट पर हम बने रहेंगे। आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, आप सबके प्यार के लिए और आप सबकी दुआओं के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। रब्बा खैर, शब्बा खैर, धन्यवाद। मस्त रहें, मौज करते रहें।